पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सम्राट अपने केबिन में बैठा हुआ अपने लैपटॉप में एकेडमी के फुटेज देख रहा था, जिसमें उसने देखा कि सोना और चिराग को एक दूसरे के क्लोज होकर बातें कर रहे थे, जिसे लेकर उसका मूड खराब हो जाता है। रात का समय है। सम्राट अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। अचानक से उसने राजीव को कॉल किया। राजीव ने कॉल रिसीव करते हुए हेलो कहा तो सम्राट ने पूछा, कहाँ है तू और बता, मुझे सोना को अपने प्यार का एहसास करवाना हो तो क्या करना होगा। सम्राट के अचानक से इस तरह के बेहुदा सवाल सुनकर राजीव को उस पर बहुत गुस्सा आता है। राजीव को कुछ न कहता हुआ देखकर सम्राट ने कहा, अरे कुछ कहोगे। राजीव एक गहरी सांस लेकर बोला, 28 साल से खुद सिंगल मर रहा हूं। अगर मुझे पता होता कि लड़कियों को कैसे पटाना होता है तो क्या 10-12 गर्लफ्रेंड लेकर नहीं घूमता। जाकर अपने भाई से पूछो। सम्राट राजीव की बात सुन नाराजगी से बोला, ये बिल्कुल तुम सही नहीं कर रहे हो। तुम मेरे लीगल एडवाइजर हो, इस तरीके से तुम एडवाइस देने के बजाय मुझे किसी और के पास जाने के लिए कैसे कह सकते हो। राजीव सम्राट के लॉजिक को सुनकर अपने दांत पीसकर बोला, मैं तुम्हारे बिजनेस में लीगल एडवाइजर हूं, लव लाइफ में नहीं। गूगल में सर्च कर लो, मिल जाएगा और मेरा दिमाग मत खराब करो, रख रहा हूं मैं। इतना कहकर राजीव कॉल कट कर देता है। सम्राट अपने डिस्कनेक्टेड फोन को देखते हुए दांत पीसकर बोला, राजीव वैष्णव तुम बस आओ। अगर मैं तुम्हारा पोस्टमार्टम नहीं कर देता तो मेरा नाम भी सम्राट नहीं। मेरा श्राप है तुम्हें आज रात की पार्टी में कुछ ऐसा हो कि तुम अपनी पूरी जिंदगी भूल ना जाओ। सोना, जो कि कब से सम्राट के बड़बड़ाने की आवाज सुनकर उठ चुकी थी, उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप इस वक्त किसे गाली दे रहे हो। सोना को जागता हुआ देखकर सम्राट अपना लैपटॉप बंद करते हुए बोला, किसे भी नहीं, चुपचाप सो जाओ। सोना उठकर बैठते हुए सम्राट से बोली, आपकी तबीयत खराब है क्या? आप एकदम अजीब बिहेव कर रहे हो। सम्राट उठकर बिस्तर की तरफ आते हुए बोला, अगर मैं तुमसे कोई सवाल करूं तो क्या तुम उसका सही सही जवाब दोगी। सोना सम्राट की बात सुन अपना सिर हिलाकर बोली, ये भी कोई पूछने की बात है, आप सवाल कीजिए, मैं उसका बिल्कुल सही सही जवाब दूंगी। सम्राट कुछ देर चुप रहकर बोला, सोना तुम्हें कैसे लड़के पसंद हैं, मतलब क्लासिक, गुड लुकिंग, हैंडसम, सेक्सी, बॉडी बिल्डर या। सोना सम्राट की बात को बीच में काटकर बोली, रुकिए रुकिए, अपनी सोच को जरा लगाम दीजिए और अचानक आप ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो। सम्राट कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, मैं तो ऑलराउंडर हूं ना, तो क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं? तुम्हें चंपू लड़के अच्छे लगते हैं जो हमेशा अपने काम में डूबे रहते हैं। सोना इरिटेट होकर बोली, आपने वाइन ज्यादा पिया है क्या? शायद चढ़ गई है आपको। सम्राट अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, तुम्हें लगता है कि मैंने ड्रिंक किया हुआ है। सोना सम्राट को सीरियस होता हुआ देखकर बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने बस। सम्राट सोना को बिस्तर पर धकेल उसके ऊपर आकर बोला, तो तुम्हें तो पता भी होगा, जब मुझे ज्यादा चढ़ जाती है तो मैं क्या करता हूँ। सोना सम्राट के अचानक ऐसा करने पर हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हो। सम्राट सोना के दोनों हाथों को पकड़ बिस्तर पर दबाते हुए बोला, क्यों सोना, अकेडमी में घूम घूम कर थक गई हो। सोना हैरानी से सम्राट को देखते हुए बोली, आप ऐसा क्यों कह रहे हो और जीत जी ने। सम्राट सोना के होठों पर उंगली रखते हुए बोला, शश शश शश, आगे एक शब्द भी नहीं, तुम सिर्फ सम्राट की हो है ना। सोना अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सम्राट को देखते हुए अपना सिर हिला देती है, तो सम्राट सोना के गले पर हल्का सा किस करके कहता है, तो चलो कुछ नया ट्राई करते हैं। इतना कहकर सम्राट सोना को किस करना शुरू कर देता है। सोना अभी भी कंफ्यूजन में सम्राट को देखने लगती है, लेकिन धीरे धीरे वो भी सम्राट का साथ देने लगती है। कलिंगा क्रूज शिप। राजीव बड़े बड़े बिजनेसमैन के बीच में बैठा उन सब से बातें कर रहा था। उसके हाथ में वाइन की ग्लास थी, जिसे वो धीरे धीरे पी भी रहा था। राजीव के सामने बैठा उसका एक क्लाइंट मुस्कुराते हुए बोला, मिस्टर वैष्णव, क्या आपने शादी के बारे में नहीं सोचा है। राजीव उस क्लाइंट की बात पर हल्की मुस्कान के साथ बोला, मिस्टर बत्रा, शादी की मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। राजीव के सामने बैठा एक आदमी हॉल की तरफ देखते हुए बोला, लाइफ इज सैक्रिफाइस्ड फॉर द ब्यूटी ऑफ दिस गर्ल। राजीव उस आदमी की बात सुन पीछे पलट कर देखता है, जहां पर एक लड़की जिसने नेवी ब्लू कलर की फ्रॉक पहन रखी थी, हल्की मेकअप में वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। राजीव की नज़र एक पल के लिए उस लड़की पर ठहर जाती है, लेकिन जब राजीव उस लड़की के नज़रों को फॉलो करता है तब राजीव उस लड़की को इग्नोर कर देता है, क्योंकि वो लड़की किसी और आदमी को देख रही थी। धीरे धीरे पार्टी आगे बढ़ने लगती है। तभी वहां पर जिन लोगों ने एनिवर्सरी गैदरिंग फंक्शन रखा था, उसका होस्ट आकर कहता है, अटेंशन प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन। सभी लोग होस्ट की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन राजीव उस पर कोई ध्यान नहीं देता, बल्कि वो चुपचाप वाइन पीते हुए पानी की तरफ देखने लगता है।
होस्ट वहां पर आए बाकी गेस्ट से सवाल जवाब करते हुए बातें करने लगता है। तभी वो लड़की राजीव के बगल में आकर खड़ी हो जाती है और रेलिंग को पकड़ लेती है। राजीव अचानक उस लड़की के आने पर उसकी तरफ एक नज़र देखता है और फिर से वाइन पीने के लिए उठाता है कि वो लड़की उसके हाथ से वाइन छीन कर पी लेती है। राजीव अचानक उस लड़की की हरकत पर हैरानी से उसकी तरफ देखता है। उस लड़की की आंखें गुलाबी रंग की थी, उसका गोरा रंग, उसकी उम्र करीब 23 साल थी। राजीव हैरानी सोच की तरफ देखते हुए बोला, मिस आयु। वो लड़की अपनी आंखों में नमी लिए राजीव की तरफ देखती है और बार काउंटर की तरफ चली जाती है। राजीव इधर उधर अपनी नजरें घुमाता है तो जिस लड़के को कुछ देर पहले वो लड़की देख रही थी, वो लड़का किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट करते हुए किस कर रहा था। राजीव को सारा माजरा समझ आ जाता है। राजीव उस लड़की की तरफ देखता है और उसके पीछे बार काउंटर की तरफ आ जाता है। उसका इंटेंशन बस उस लड़की को सही सलामत उसके कमरे तक पहुंचाना था, क्योंकि वो लड़की पहले से ही नशे में थी और ज्यादा पीने से हंगामा हो सकता था। अगली सुबह ओबरॉय विला। सम्राट की नींद धीरे धीरे खुलती है। सम्राट अपने बगल में हाथ फिरता है, लेकिन वहां पर सोना नहीं थी। सम्राट तुरंत उठकर बैठ जाता है। सम्राट इधर उधर देखने लगता है। उसकी नज़र बिस्तर पर चूड़ियों पर जाती है, जिसे रात को अग्रेसिवनेस के कारण सम्राट निकालकर फेंक दिया था। सम्राट चूड़ियों को देखते हुए खुद से बोला, क्या वो मुझसे नाराज होकर चली गई? लेकिन ऐसे कैसे? इतना सोचते हुए सम्राट इधर उधर देखते हुए आवाज लगता है, सोना, सोना कहाँ हो तुम? लेकिन सम्राट को जवाब में कुछ भी नहीं मिलता। सम्राट बिस्तर से उतर सीधा बाथरूम की तरफ चला जाता है। कुछ देर में वो जल्दी जल्दी फ्रेश होकर बाहर आता है और सीधा कमरे से बाहर आ जाता है। सम्राट नीचे आकर वैशाली की तरफ देखते हुए बोला, वैशाली, सोना कहाँ है? वैशाली गाजर खाते हुए सम्राट से बोली, दीदी, वो तो अपना काम करके एकेडमी चली गई, आपको नहीं पता का? सम्राट अपनी बात को सुधारते हुए बोला, हाँ उसने कल रात को बात की थी, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि वो इतना जल्दी चले जाएगी। वैशाली सम्राट के सामने आकर उसे देखते हुए बोली, हमको तो कुछ डाउट जा रहा है। अमृत पीछे से आकर वैशाली को अपनी तरफ खींचकर बोला, तुम्हारा पति मैं हूं, तुम मेरे ज्यादा करीब आओ, मेरे भाई के नहीं। वैशाली अमृत के हाथ को हटाकर बोली, हमको तो तुम्हारे क्लोजी होना भी पसंद नहीं है। अमृत वैशाली की बात सुनकर बोला, आज रात को हम दोनों मेरी एक केस सॉल्व होने की खुशी में पार्टी में जा रहा है, क्योंकि जो क्लाइंट काफी वक्त से एक जमीन के लिए केस लड़ रहा था, वो उसे मिल गया है और उसने तुम्हें और मुझे इनवाइट किया है। वैशाली अमृत की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा, तो तुम अपनी छम्मक छल्लों को काहे लेकर नहीं जाते? अमृत अपनी आंखें छोटी करके बोला, बीवी तुम हो या फिर खुशहाली? वैशाली अपने कमर पर हाथ रखकर बोली, लुगाई तो हम ही हैं, लेकिन हमने अच्छे से देखा है आप अभी भी वही छम्मक छल्लों के साथ काम करत हो, कहीं हमको धोखा तो नहीं दे रहे हैं ना? अमृत कुछ देर सोचने की एक्टिंग करके बोला, वैसे ख्याल बुरा नहीं है। वैशाली झट से प्लेट उठाकर अमृत को धमकाते हुए बोली, का कहा, फिर से कहो। आती हुई रचना वैशाली की हरकत को देखकर बोली, वैशाली क्या जंगली पंती कर रही हो? वैशाली रचना की आवाज सुनकर अपनी आंखें बंद करके अपने दांतों तले जीभ दबा लेती है। वहीं अमृत रचना की आवाज सुनकर जल्दी से रचना से बोला, चाची, मेरे एक क्लाइंट ने पार्टी रखी है जिसमें उसने हमारे पूरी टीम को बुलाया है, और मैं वैशाली को चलने के लिए कह रहा हूं, तो वो मुझे प्लेट में मार रही है। वैशाली तिरछी नजर से अमृत को घूर कर देखती है, जिसे देख रचना वैशाली को घूरते हुए बोली, कैसी बीवी हो तुम? अगर तुम्हारा पति कह रहा है अपने साथ चलने के लिए, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? वैशाली रचना की बात पर बोली, काकी सासू, वहां पर इतने सारे नए नवेले लोग रहेंगे, हम क्या करेंगे वहां जाकर? रचना वैशाली की बात सुन अपनी आंखें छोटी करके बोली, अमृत जा रहा है ना तुम्हारे साथ? क्या अब तुम्हें पूरा बैंड बाजा बारात लेकर जाना है? वैशाली रचना के तीखे जवाब पर खिसियानी हंसी के साथ बोली, हम जाएंगे ना, आपको हमें चमकाने की जरूरत नहीं है। रचना वैशाली की बात सुन अमृत की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें जहां भी जाना है इसे लेकर चले जाना अपने साथ, और अगर ना जाए तो मुझे बताना, मैं इसकी अच्छे से क्लास लूंगी। अमृत रचना की बात सुनकर खुशी से अपना सिर हिला देता है। रचना डाइनिंग टेबल की तरफ जाते हुए वैशाली से कहती है, चलो नाश्ता लगाओ। वैशाली प्लेट डाइनिंग टेबल पर रखकर अमृत के पैर पर लात मारकर किचन की तरफ चली जाती है। अमृत अपने पैर को सहलाते हुए इरिटेशन में बोला, सच में चुड़ैल है। ये कहते हुए अमृत सम्राट की तरफ देखता है, जो कि वहां से पहले ही गायब हो चुका था। अमृत सम्राट को गायब देखकर खुद से बोला, अजीब आदमी है, ये कहाँ गायब हो गया? फिर अपने ख्यालों को झटकते हुए अमृत डाइनिंग टेबल की तरफ चला जाता है। कुंजर्स डांस म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स अकेडमी।
सोना सुबह सुबह ही एकेडमी आ गई थी, फिलहाल के लिए वहां पर कोई नहीं था। सोना म्यूजिक सिस्टम ऑन करके खुद ही डांस प्रैक्टिस में लगी हुई थी। उसने एक क्लासिक डांस के बारे में सोचा था जिसकी प्रैक्टिस वो कर रही थी और गाना चल रहा था। पूरा डांस खत्म होने के बाद सोना सीधा खड़ी हो एक गहरी सांस लेती है कि पीछे से चिराग ताली बजाते हुए आकर कहता है, नॉट बैड। मतलब मुझे ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी तुम्हारे ऊपर सोना। चिराग की आवाज सुनकर सोना उसकी तरफ देखते हुए हल्का मुस्कुराकर बोली, गुड मॉर्निंग टीचर। आप कब आए? चिराग सोना के सामने आकर बोला, जब तुम अपनी नैनो वाले के ख्यालों में खोई हुई थी तभी मैं आ गया। सोना मुस्कुराकर बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस डांस कर रही थी, काफी वक्त हो गया है डांस नहीं किया, देख रही थी कि अभी भी मुझे आता है या फिर प्रैक्टिस न करने के कारण भूल गई हूँ। चिराग सोना की बात सुनकर बोला, एक बात हमेशा याद रखना डियर स्टूडेंट, दिमाग भले ही भूल सकता है लेकिन आपका शरीर कभी किसी चीज को भूलने नहीं देता, इसलिए अपनी कला को अपने शरीर से भापो, मन से नहीं। सोना चिराग की बात सुनकर अपना सिर हिलाते हुए बोली, जैसा आप कहें। चिराग पानी का बोतल सोना को देते हुए बोला, शांत हो जाओ, वार्म अप करो, उसके बाद हम आगे की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। सोना चिराग की बात सुन उसके हाथ से बोतल लेकर पानी पी लेती है और बेंच पर बैठते हुए कहती है, वैसे टीचर बाकी लोग कहाँ हैं? चिराग सोना की तरफ देखते हुए बोला, ये कमरा हम दोनों की प्रैक्टिस के लिए है, बाकी लोगों के प्रैक्टिस नीचे के फ्लो पर हो रही है। सोना कुछ सोचकर बोली, वैसे आपको मेरे लिए किसने हायर किया है? जिसके जवाब में चिराग बोला, अमृत ओबरॉय, ही इज माई ओनली क्लासमेट। सोना चिराग की बात सुन मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, इसका मतलब आप सम्राट ओबरॉय को भी जानते हो? चिराग सोना के चेहरे को देखते हुए बोला, मतलब मैंने कल जो सुना बिल्कुल सही था। सोना कंफ्यूज होकर बोली, आपने क्या सुना? चिराग गहरी आवाज में बोला, तुम मिसेज ओबरॉय हो? सोना अपना सिर हिलाकर बोली, जी हाँ, मेरा नाम सोना सम्राट ओबरॉय है। क्या आपको नहीं पता था, जबकि इस बात को 3 महीने पहले ही पब्लिक में अनाउंस कर दिया गया था? चिराग सोना के जवाब पर अपनी आंखें छोटी करके बोला, तुम किसी की पत्नी बनकर जीना चाहती हो क्या? खुद की कोई पहचान नहीं चाहिए तुम्हें? सोना सम्राट और फैमिली के बारे में सोचते हुए चिराग से बोली, लेकिन जो खुशी एक हाउसवाइफ बनकर है, किसी सेलिब्रिटी बनकर नहीं है, क्योंकि बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो दोनों को साथ में इंपॉर्टेंस दे पाते हैं और मैं अपने काम के चलते अपनी फैमिली को दूर नहीं करना चाहती। चिराग सोना की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, तो मेरे ख्याल से तुम्हें इस कंपटीशन को पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहिए। टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? जाकर अपने फैमिली वालों को प्यार बांटो, तीनों टाइम उनके लिए खाना बनाओ, रात को अपने पति की बात सुनो। सोना बिना किसी झिझक के चिराग से बोली, टीचर आई विल रिस्पेक्ट यू, लेकिन मेरे पति मुझे सपोर्ट करते हैं, उन्होंने मुझे ये करने की परमिशन दी है, मेरी फैमिली वाले मुझसे प्यार करते हैं, इसलिए मैं ये कंपटीशन जीतना चाहती हूँ। चिराग आगे कुछ नहीं कहता। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, दोपहर का वक्त, लंच का ब्रेक हो चुका था, सभी लोग कैंटीन में आ चुके थे। अदिति हमेशा की तरह भूखड़ों की जैसे खा रही थी, रिया उसे बीच बीच में और खाना दे रही थी और विप्लव गहरी सोच में खोया हुआ था। रिया विप्लव की सोच पर ब्रेक लगाते हुए बोली, इतना सोचकर भी क्या फायदा, जब उसके सामने आते ही तुम्हारी पेंट गीली हो जाती है। विप्लव रिया की बात सुन होश में आकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, यार कम से कम तू तो ऐसा मत बोल, तू तो मेरी अच्छी दोस्त है ना, मेरी फीलिंग के बारे में तुझे पता होगा। रिया विप्लव की बात सुन उसे घूरते हुए बोली, तेरी फीलिंग गई तेल लेने, अब मैंने कल उस चश्मिश से कहा कि तू उसे पसंद करता है, तो तू भागा क्यों? तुझे कहना चाहिए था ना कि आरू मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन तुम्हारी तो फटकर हाथ में आ गई। विप्लव मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, इसमें मेरी क्या गलती है, पहला पहला प्यार है, डर तो लगता है ना। रिया अपनी आंखें छोटी करके बोली, अच्छा उस चश्मिश ने तुझसे तेरा किडनी, लीवर, फेफड़ा मांग लिया क्या? जो तुझे देने से डर लग रहा है, और एक बात अच्छे से याद रखना, वो नहीं करती तुझसे प्यार, तू करता है, इसलिए तुझे पहल करनी होगी। विप्लव रिया की बात सुन उसकी तरफ देखते हुए बोला, वैसे रिया अगर तुझे कोई बंदा पसंद आ गया तो तू क्या करेगी? रिया फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोली, अगर मुझे ऐसा कोई बंदा पसंद आ गया ना तो सीधा सीधा जाकर बोल दूंगी आई लव यू, और अगर भाव खाएगा तो कान के नीचे लगा दूंगी मैं। आफ्टर ऑल मेरा नाम रिया लूथरा है, आज तक किसी ने मुझे रिजेक्ट नहीं किया। अदिति जो कब से बैठी खाते हुए उन दोनों की बातें सुन रही थी, रिया की बात से उसे चेयर अप करते हुए बोली, वेरी गुड दीदी, ऐसा ही करना चाहिए, मुझे पता नहीं था वापी इतना फट्टू है। विप्लव अदिति की बात सुन उसे घूर कर बोला, ए बनी फट्टू नहीं हूं मैं, मुझे कुछ डर लगता है।
रिया विप्लव की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोली, वही तो हम भी कह रहे हैं, फट्टू नहीं है तू, डरपोक है डरपोक। विप्लव अदिति और रिया को घूरने के बाद बोला, ऐसी बात है क्या? तो देख लेना, आज मैं मेरी चश्मिश को प्रपोज करके रहूंगा। रिया मुंह बनाते हुए बोली, हाँ हाँ पता है, तुमसे कुछ नहीं होने वाला, खाली डींगे हाँकना जानते हो तुम। अदिति विप्लव के कंधे पर थपथपाते हुए सामने की तरफ इशारा करके बोली, वो देखो तुम्हारी चश्मिश आ गई, जाओ करो प्रपोज, हम भी देखना चाहते हैं तुम में कितनी ताकत है, या तुम फट्टू डरपोक निठल्ले हो। विप्लव अपना सिर घुमाकर आरू की तरफ देखता है जो कि उन लोगों की तरफ भी आ रही थी। विप्लव के माथे पर ठंडे पसीने आ जाते हैं और उसकी आंखें फरकने लगती है। विप्लव नकली मुस्कान के साथ रिया से बोला, रिया अगर मैं उसे किसी और दिन प्रपोज करूं तो चल जाएगा ना? रिया अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोली, क्यों? किसी और दिन प्रवीण नाथ पांडे की भाभूति खाकर आएगा जिससे चश्मिश तुझे हाँ कर देगी। विप्लव एक गहरी सांस लेकर दृढ़ निश्चय के साथ खड़ा होता है और अपने कदम आरू की तरफ बढ़ा देता है। विप्लव आरू के सामने खड़ा हो अपना हाथ उसके सामने रखते हुए बोला, रुको। आरू कंफ्यूजन में विप्लव की तरफ देखते हुए बोली, क्या हो गया विप्लव? आरू के सवाल को सुनकर विप्लव का सारा कॉन्फिडेंस लेवल शून्य होकर पानी की तरह बह जाता है और उसे नर्वसनेस फील होने लगती है। आरू विप्लव को कुछ भी ना कहता हुआ देखकर बोली, क्या हुआ विप्लव, बोलोगे मुझे यहाँ पर क्यों खड़ा करके रखा है? विप्लव आरू के सवाल पर जल्दी से बोला, कुछ भी नहीं, तुम अच्छी लग रही हो चश्मिश। इतना कहकर विप्लव पलटता है कि अचानक एक लड़की आकर उसके चेहरे को पकड़ो उसके होठों पर किस कर लेती है। विप्लव के दिमाग का फ्यूज उड़ गया था, उसकी आंखें दिन में तारे देख रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे। सारे कैंटीन में बैठे स्टूडेंट उन दोनों को किस करता हुआ देखकर हुटिंग करने लगते हैं। तब जाकर विप्लव होश में आता है और उस लड़की को जोर से धक्का देता है जिससे वो लड़की लड़खड़ाते हुए टेबल से टकरा जाती है। विप्लव कांपते हुए हाथ से अपने होंठ को छूने के बाद सामने खड़ी लड़की पर चिल्लाते हुए बोला, तुमने मुझे किस क्यों किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गंदी लड़की, चिपकू कहीं की। वो लड़की जो कि जिसने ब्लैक क्रॉप टॉप, नीचे ब्लू डेनिम जीन्स और ब्लैक सूट पहन रखा था, अपने बालों को चेहरे से पीछे करते हुए विप्लव से अकड़कर बोली, मर नहीं रही हूं तुम्हें चूमने के लिए, वो तो डर की वजह से तुम्हें किस करना पड़ा। उसने विप्लव के कॉलर को कसकर पकड़ अपने पास खींचकर कहती है, सुनो, गधे की तरह ढेंचू ढेंचू करना बंद करो, तुम दुनिया के इकलौते लड़के हो क्या जिसने आज तक किसी को चुमा नहीं है। विप्लव उस लड़की के हाथ से अपना कलर छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला, बाप रे, ये तो खामखा गुंडागर्दी पर उतर आए, एक तो पहले से आकर एक शरीफ लड़के के साथ किस कर रही है और अगर वो लड़का कुछ कह दे तो मेरे ऊपर ही चढ़ रही है, ये कहाँ का इंसाफ हुआ। वो लड़की विप्लव की बात सुनकर उसे कॉलर से पकड़कर झंझोड़ते हुए बोली, तुम्हें इंसाफ चाहिए ना, मैंने तुम्हें किस किया, तुम मुझे कर लो। विप्लव उस लड़की को खुद से दूर करते हुए बोला, हट गंदी लड़की, मैं तुम्हें क्यों किस करूंगा, मैं किसी और को पसंद करता हूं तो मैं तुम्हें क्यों किस करूंगा। विप्लव के अचानक फिर धक्का देने पर वो लड़की दूर हो जाती है। पीछे से उस लड़की की क्लासमेट आते हुए बोली, व्हाट हैपेंड बेब। वो लड़की उसकी बात पर बोली, थिंक एल्स रूबी। तभी एक और लड़का वहां आकर उस लड़की के हाथ में पैसे रखते हुए बोला, तुम्हारे शर्त के पैसे बॉबी। वो लड़की जिसका नाम बॉबी था, उसके हाथ से पैसे लेने के बाद आधे पैसे विप्लव को देते हुए बोली, तेरी पहली किस चली गई ना, ये ले पैसे और जिसे पसंद करता है उसके लिए चॉकलेट और बुके लाकर उसे प्रपोज कर देना, ठीक है बच्चे। विप्लव बॉबी के हाथ से पैसे लेकर उसके मुंह पर फेंकते हुए बोला, पहले तुम्हें इसे अपने पास रखनी चाहिए और किसी के पास जाकर मैंने सीख लेने चाहिए। बॉबी अपना सिर झुकाकर बोली, धन्यवाद प्रभु, आपका आभार, आपने हमें इतनी तमीज सिखा दी। तभी वहां पर अदिति और रिया भी आ जाते हैं। रिया बॉबी के चेहरे को देखते हुए बोली, कौन हो तुम और इस तरीके से तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापी को किस करने की। बॉबी अपने घुंघराले बालों को समेटते हुए रिया से बोली, फिर से करके बताओ क्या दीदी, तब जाकर यकीन करोगी चुम्मा कैसे लेते हैं। अदिति बॉबी को देखते हुए बोली, भाव्या तुमने वापी को किस क्यों किया। बॉबी अदिति की बात पर अपने दांत पीसते हुए बोली, अय अदिति, इस नाम से मत बुलाया कर, मेरा नाम बॉबी है समझी ना। तभी कोई पीछे से आकर बॉबी के सिर पर बहुत जोर से मारता है। बॉबी गाली देते हुए बोली, कौन है ब्लडी बस्टर्ड। कुणाल बॉबी के सामने आकर उसके बालों को पकड़ते हुए बोला, छिछोरापंती दिखाने के लिए कॉलेज ही मिला था तुझे, कहा था ना पहले ही यहाँ पर कुछ भी मत करना, कॉलेज के पहले ही दिन तेरा शुरू हो गया ना। बॉबी कुणाल के हाथ से अपने बालों को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, ब्रो मुझे छोड़ यार, दोस्तों के साथ शर्त लगा ली इसलिए इस निकम्मे को किस करना पड़ा,
और यहाँ पर तिल का तार बना रहा है। रिया बारी बारी उन सबको घूरते हुए बोली, मतलब तुम सभी हम लोगों से जूनियर हो और तुम लोगों को पता नहीं है क्या? सीनियर से बदतमीजी करने का क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है तुम लोगों को? कुणाल अदिति की तरफ देखते हुए बोला, बनी प्लीज अपनी दीदी को समझाना, भाव्या थोड़ी बिगड़ी हुई है बस इसीलिए। विप्लव कुणाल की बात पर उसके सामने आकर बोला, तुम्हारी बहन बिगड़ी हुई है तो क्या किसी को भी राह चलते किस करेगी? वो तो मैं शरीफ हूँ इसीलिए तुम्हारी बहन बच गई, वरना बताता मैं उसे मेरा पहला किस चुरा लिया, मेरी बीवी के लिए बचा कर रखा था मैंने। ये कहते हुए विप्लव बुरी तरीके से उदास हो जाता है। रिया बॉबी की तरफ देखते हुए बोली, सॉरी बोलो विप्लव से। बॉबी घूरकर विप्लव की तरफ देखती है। वो बिल्कुल भी मूड में नहीं लग रही थी कि विप्लव को सॉरी कहेगी, लेकिन कुणाल की घूरती हुई नजर महसूस कर बॉबी मुंह बनाते हुए धीरे से बोली, सॉरी। विप्लव की आंखों में आंसू भर आते हैं, उसे तो अभी भी अपनी किस चले जाने का दुख छाया हुआ था। रिया विप्लव के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, वापिस सॉरी कह रही है तुझे, माफ कर दे। विप्लव रोते हुए रिया से बोला, जिसे पसंद करता हूं उसके सामने मुझे किस किया इस लड़की ने, अब तो वो मुझे 100% रिजेक्ट कर देगी। अदिति विप्लव के पास जाकर रोते हुए बोली, वापी रोना बंद करो वरना मैं भी रो दूंगी, हम दोनों चलकर प्रिंसिपल सर के पास कंप्लेंट करेंगे, तुम्हारी पहली किस चुरा ली भाव्या ने। कुणाल आंखें बड़ी करके अदिति को देखते हुए बोला, यार बनी। अदिति कुणाल को धमकाते हुए बोली, चुप चुप रहो, तुम्हारी इस बहन ने मेरे वापी की पहली किस चुरा ली, जिसे उसने अपनी बीवी के लिए बचाकर रखा था और तुम्हें डर लग रहा है। बॉबी उन लोगों का नाटक देखकर मुंह बनाते हुए विप्लव के पास आकर बोली, देवदास की तरह रोना बंद करो, और तुम्हें कौन पसंद है चश्मिश? आरू जो कि वहां पर खड़ी हुई थी, बॉबी की बात सुनकर विप्लव की तरफ देखते हुए बोली, विप्लव तुम मुझे पसंद करते हो? विप्लव आरू की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, आई लाइक योर चश्मिश। आरू हैरानी से विप्लव की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन विप्लव मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त समझती हूँ। रिया आरू की बात सुन उसके पास आकर बोली, क्या हुआ चश्मिश, तुम किसी और को लाइक करती हो? आरू रिया की बात सुन अपना सिर हिलाकर बोली, आई लाइक मोर देन सुधांशु। विप्लव के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, वो किसी से बिना बात करे सीधा वहां से चला जाता है। अदिति उसे जाता हुआ देखकर रिया से बोली, रिया दीदी वापी चला गया। रिया अदिति की बात सुन उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, डोंट वरी, वो ज्यादा देर तक ट्रॉमा में नहीं रहेगा, मैं उसे 3 सालों से जानती हूँ, खुद से बातें करेगा तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। अदिति रिया की बात सुन अपना सिर हिलाती है और रिया कुणाल को धमकाते हुए कहती है, अपनी इस बेलगाम बहन पर लगाम कसकर रखो, बिना मतलब का हमारे वापी के मुंह में चिपक गई, अगर यहाँ पर लोग नहीं होते तो पता नहीं उसकी इज्जत ही लूट लेती, ऐसा लगता है। बॉबी रिया की बात सुन उसे कुछ कहने के लिए आगे बढ़ती है तो कुणाल उसके मुंह पर हाथ रखकर रिया से कहता है, आई एम सॉरी, दोबारा से ख्याल रखूंगा। इतना कहकर कुणाल बॉबी को खींचते हुए ले जाने लगता है तो बॉबी चिल्लाकर रिया से कहती है, सुनो मोटी दीदी, आपके वापी में हीरे जवाहरात नहीं लगे हैं जो उसे लेकर खोपचे में जाऊंगी। कुणाल बॉबी को अपनी गोद में उठाकर वहां से जल्दी जल्दी ले जाता है। रिया घूरकर बॉबी को जाता हुआ देखती है और अदिति से कहती है, उस लड़की से दूर रहना वरना शोभित भैया तुम्हें सुधार देंगे। अदिति रिया की बात पर मुंह बनाते हुए अपना सिर हिला देती है और अपने क्लास की तरफ चली जाती है। उन लोगों के जाने के बाद रिया आरू से बोली, डोंट वरी चश्मिश, हमारा नेचर तुम्हारे लिए नहीं बदलेगा, किसी को पसंद करना और ना करना तुम्हारे ऊपर है, लेकिन एक बात याद रखना, सुधांशु किसी को पसंद नहीं करता। इतना कहकर रिया भी क्लास की तरफ चली जाती है। आरू उसे जाता हुआ देखकर एक गहरी सांस लेती है और उसके पीछे क्लास के लिए निकल जाती है। इधर रिया क्लासरूम की तरफ जाने लगती है कि अनमोल से टकरा जाती है। अनमोल के हाथ में जितने भी फाइल से सारे बिखर जाते हैं। अनमोल कोड नजरों से रिया को घूरते हुए बोला, पूरी दुनिया जहां में आपको मैं ही मिलता हूं मिस लूथरा, भिड़ने के लिए। रिया प्यारी सी मुस्कान के साथ अनमोल से बोली, आई एम सॉरी सर, मुझे पता नहीं था कि खंभे की तरह आप ही मुझे हर जगह मिल जाएंगे, वरना मैं नहीं टकराती सर। रिया जानबूझ सर पर जोर देती है, जिसे महसूस करते हुए अनमोल रिया को घूरते हुए कहता है, सारी फाइल उठाकर मेरे केबिन में लेकर आओ। इतना कहकर अनमोल अपने केबिन की तरफ चला जाता है। रिया अनमोल को जाता हुआ देखकर जी भरकर कोसती है और सारी फाइल्स उठाकर अनमोल के केबिन की तरफ आ जाती है, जहां अनमोल खिड़की के पास खड़ा कॉफी की सिप लेते हुए अपने एक हाथ पेंट की जेब में डाले बाहर के नज़ारे देख रहा था।
रिया एक टाइम के लिए अनमोल को देखती रह जाती है, क्योंकि अनमोल का चौड़ा सीना, मस्कुलर बॉडी और उसकी पर्सनैलिटी किसी भी लड़की को उसकी तरफ आकर्षित करने के लिए काफी थी। अनमोल अपने बालों पर हाथ फेर रिया की तरफ देखा है तो रिया के दिल की घंटियां बजने लगती हैं। अनमोल अपनी आंखें छोटी करके बोला, खड़े खड़े घूर क्यों रही हो, फाइल रखो। रिया फाइल टेबल पर रखकर धीरे से बोली, आई एम डन सर, कैन आई गो। अनमोल कॉफी का कप कॉफी टेबल पर रखकर अपने कदम रिया की तरफ बढ़ाता है तो रिया अपने कदम पीछे लेते हुए दरवाजे से टकरा जाती है। अनमोल रिया के सिर के पीछे दरवाजे पर हाथ रख रिया के चेहरे के सामने झुककर बोला, आई एम वार्निंग यू मिस लूथरा, डोंट ट्राई टू बी रूड टू मी, नहीं तो मैं बहुत ज्यादा रूड हो सकता हूँ आपके साथ, शायद आपको रोना भी पड़े। अनमोल की बातों को सुनते हुए रिया को गूसबम्स आने लगते हैं और वो अनमोल से कुछ भी नहीं कह पाती, उसकी तो बोलती बंद हो गई थी। अनमोल अपनी चील जैसी आंखों से कुछ देर रिया को घूरने के बाद उससे दूर होकर बोला, गो फ्रॉम हियर, पढ़ाई पर ध्यान दो, फालतू चीजों पर नहीं। रिया अनमोल की बात सुन दरवाजा खोलकर अनमोल से बोली, हाँ रिश्ते में तो आप मेरे चाचा लगते हो, मेरी पढ़ाई पर चौकीदार बने फिर रहे हो, खड़ूस कहीं के। इतना कहकर रिया जल्दी से भाग जाती है। अनमोल गहरी सांस लेकर अपना सिर नहीं में हिला देता है और फाइल्स जिनमें बच्चों के असाइनमेंट से उन्हें चेक करने लगता है। इधर रिया भागते हुए आने लगती है तो सुधांशु से टकरा जाते हैं। सुधांशु खुद जल्दबाजी में था, रिया उसकी जल्दबाजी देखकर बोली, क्या हो गया सिद्धू। सुधांशु हल्का पैनिक होते हुए बोला, पापा को मेजर हार्ट अटैक आया है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, माँ का कॉल आया था। रिया सुधांशु को शांत करते हुए बोली, डोंट वरी, अंकल को कुछ नहीं होगा, चलो चलते हैं। सुधांशु रिया की बात सुनकर सिर हिलाता है और दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए माय क्रूल डेविल हस्बैंड कहानी पर। कुंजर्स डांस म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स एकेडमी। शाम लगभग होने वाली थी। सोना पूरी तरीके से अपने डांस में डूबी हुई थी। आखिर में चिराग बेंच पर बैठते हुए बोला, आज के लिए काफी है। सोना चिराग की बात सुन मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू टीचर, मेरे ऊपर इतना मेहनत करने के लिए, आपके स्टेप्स बहुत अच्छे हैं। चिराग सोना की बात पर बस अपना सिर हिला देता है। सोना पसीने साफ करते हुए अपना फोन निकालती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसमें करीब 30 कॉल आए हुए थे, जिनमें से 15 उसकी मॉम के थे और 5 सम्राट के और बाकी के 10 सुधांशु के थे। सोना अपने फोन को देखती है जो कि साइलेंट पर था। अब उसे टेंशन होने लगती है कि इतना कॉल क्यों आया है। तभी मैनेजर जीत सोना के पास आकर बोले, मैम, आपके पापा को मेजर हार्ट अटैक आया है, बॉस ने कॉल किया था, आप उनका कॉल अटेंड नहीं कर रही है। सोना के कान मानो शून्य पड़ गए थे। सोना के कान में सिर्फ मैनेजर जीत की बात गूंज रही थी, आपके पापा को मेजर हार्ट अटैक आया है। चिराग सोना को इस तरीके से खोया हुआ देखकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, सोना हॉस्पिटल चले, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। सोना चिराग की बात सुन अपना सिर हिला दिया और जल्दी जल्दी एकेडमी से बाहर चली आती है। चिराग उसके साथ आता है और वो लोग हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। सिटी हॉस्पिटल। शेखर जी का ऑपरेशन हो रहा था। बाहर सुधांशु, सम्राट, अमृत खड़े हुए थे। सम्राट ने तुरंत एक स्पेशलिस्ट को हायर किया था जो कि शेखर जी का इलाज कर रहे थे। नीरू की आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन वो चुपचाप बैठी हुई थी। रिया नीरू के बगल में बैठी उन्हें सांत्वना दे रही थी। अमृत नीरू के पास जाकर बोला, डोंट वरी आंटी, अंकल को कुछ नहीं होगा, वो आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, इतना प्यार जो करते हैं आपसे। नीरू अमृत की बात सुन अपना सिर हिलाती है। अमृत उनके बगल में बैठ जाता है। सम्राट बिना किसी भाव के खड़ा कॉरिडोर की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन शायद अंदर ही अंदर एक गुस्से का आग उमड़ रहा था। तभी सोना भागते हुए अंदर आती है। उसके चेहरे पर पसीने थे। सोना सुधांशु के पास जाकर बोली, सिद्धू पापा कैसे हैं। सुधांशु सोना की बात पर उसे शांत करवाते हुए बोला, उनका ऑपरेशन हो रहा है दीदी, वो ठीक हो जाएंगे, आप ज्यादा पैनिक मत हो। सोना नीरू के पास जाकर बोला, माँ आपने पहले क्यों नहीं बताया। सम्राट जो अब तक चुप सोना को घूर रहा था, रूड आवाज में बोला, कॉल किया था। सोना सम्राट की तरफ देखते हुए उसके पास आकर बोली, मेरा फोन साइलेंट। सम्राट अपना चेहरा फेर कर बोला, आई डोंट केयर, जाकर माँ को संभालो। सोना सम्राट के ऐसा करने पर समझ जाती है कि सम्राट उससे नाराज हो गया है। अब सोना को खुद में ही गिल्ट महसूस हो रहा था कि अपने प्रैक्टिस के चलते वो अपनी जिम्मेदारियों को भूल गई। तभी वहां पर चिराग भी आ जाता है, जिसे देखकर सम्राट का दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है, लेकिन वो बिना किसी भाव के चुपचाप ऑपरेशन रूम की तरफ देखने लगता है। अमृत चिराग के पास आकर बोला, तुम यहाँ। चिराग अमृत की बात तो अपना सिर हिलाकर बोला, हाँ सोना को लेकर आया हूँ, अब अंकल कैसे हैं।
सम्राट चिराग की तरफ घूर कर देखते हुए सर्द आवाज में बोला, मिसेज ओबरॉय है मेरी वाइफ तुम्हारे लिए, तुम दोनों इतने क्लोज नहीं हो जो तुम उसका नाम ले रहे हो। चिराग सम्राट की बात सुन उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं उसका ट्रेनर हूं और मैं उसका नाम लेता हूं, इसलिए सबके लिए वो मिसेज ओबरॉय हो सकती है, लेकिन मेरे लिए मेरी स्टूडेंट है तो मैं उसे सोना ही कहूंगा। सम्राट अमृत को घूरते हुए बोला, सोना के लिए कोई दूसरा ट्रेनर हायर करो और इसे डिसमिस करो। चिराग अमृत की तरफ देखता है, जिस पर अमृत सम्राट से कहता है, लेकिन सम्राट अचानक ये सब। सम्राट अमृत को घूरते हुए बोला, क्लेश अचानक ही होते हैं, रोज रोज नहीं होते, जो कहा उतना करो। सोना सम्राट की बात पर बोली, लेकिन सम्राट अपनी छुरीदार नजर से सोना को घूर कर देखता है, तो सोना थोड़ी शांत आवाज में कहती है, सिर्फ इस छोटी सी रीजन के लिए ट्रेनर बदलना अच्छा नहीं है, और नया ट्रेन आएगा तो वो अलग सा टिप सिखाएगा। हम लोगों ने आज पूरा दिन मेहनत किया है, सब बेकार हो जाएगा। सम्राट सोना को इग्नोर कर देता है। तभी डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं, तो सोना डॉक्टर के पास जाकर कहती है, मेरे पापा कैसे हैं डॉक्टर? डॉक्टर अपना सर्जिकल मास्क निकालते हुए सोना से बोले, डोंट वरी, अब वो खतरे से बाहर है, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है। सम्राट डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, उनकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है ना, और अचानक मेजर अटैक? डॉक्टर सम्राट के सवाल पर बोले, आपका सवाल बिल्कुल जायज है मिस्टर ओबरॉय, वो डिप्रेशन में है और स्ट्रेस काफी हो जाने के कारण उन्हें अचानक स्ट्रोक आ गया। सम्राट डॉक्टर की बात सुनकर अपना सिर हिला देता है, तो डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। सम्राट नीरू और सुधांशु की तरफ देखते हुए बोला, आप दोनों मेरे साथ रेस्ट रूम में चल सकते हैं, मुझे आप दोनों से बात करनी है। अमृत सम्राट की बात पर बोला, सम्राट ये वक्त। सम्राट अमृत की बात को अनसुनाकर सुधांशु और नीरू से बोला, चलिए मेरे साथ। इतना कहकर सम्राट आगे की तरफ चला जाता है। नीरू और सुधांशु एक दूसरे को देखते हैं और सम्राट के पीछे चले जाते हैं। सोना भी उनके साथ चली जाती है। अब वहां पर रिया, अमृत और चिराग ही रह गए थे। हॉस्पिटल रेस्ट रूम। सम्राट अपने पेंट के दोनों जेब में हाथ डाले खड़ा हुआ था और नीरू और सुधांशु उसके सामने बैठे हुए थे और सोना सम्राट को देख रही थी। सम्राट एक गहरी सांस लेकर कहना शुरू करते हुए बोला, मुझे पता है कि आप लोग मुझसे किसी भी तरह की दिक्कत को बांटने में कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं अब उस घर का बेटा हूं। आप मुझे बता सकते हैं कि पापा को क्या टेंशन थी? सुधांशु सम्राट की बात पर बोला, कोई टेंशन नहीं है, हमें भी नहीं पता इस बारे में, और अगर ऐसा कुछ होगा तो हम सब हैंडल कर लेंगे। सम्राट सुधांशु के जवाब पर अपनी आंखें छोटी करके बोला, तुम कहना चाहते हो कि मुझे तुम लोगों की फैमिली मैटर में नहीं पढ़ना चाहिए? आई एम राइट साले। नीरू सम्राट की बात सुनकर बोली, दरअसल इंदौर के उनके भाई के बिजनेस में इनका 10% का शेयर है, जिसे उनके भाई वापस चाहते हैं, लेकिन ये नहीं देना चाहते। इसी बात के लिए शैलेंद्र ने कई बार कॉल किया और उन्हें पैसों का लालच भी दिया, लेकिन ये नहीं माने, शायद इसीलिए। सम्राट नीरू की बात सुनकर बोला, मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही है, आप मुझे साफ साफ बता सकती हैं? नीरू सुधांशु और सोना की तरफ देखने लगती है, जिस पर सुधांशु कहता है, माँ आपने और पापा ने आज तक हमें कुछ नहीं बताया, आपके बीते हुए कल के बारे में हमें जानना है, प्लीज बताएं। नीरू गहरी सांस लेकर बोली, पहले यहाँ पर हमारी एक नूडल्स की शॉप थी, जिसे लोग काफी पसंद करते थे, तो हम लोगों ने एक बिजनेस डालने के बारे में सोचा। उस वक्त ओबरॉय कॉर्पोरेशन टॉप पर था और सम्राट के दादाजी वहां के चेयरमैन थे। हम लोगों ने उनसे लोन लिया और उन्होंने दिया भी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक मीडिया में ये खबर आने लगा कि हमारी नूडल्स से लोगों की तबीयत खराब हो रही है, जिस कारण उसकी रेटिंग दिनों दिन घट गई। अब हमारे पास लोन चुकता करने के लिए कोई उपाय नहीं था और सारे कर्जदार बार बार आकर हमारे घर दस्तक दे रहे थे, जिस कारण उन्होंने फैक्ट्री बंद कर दी और हमने जितने पैसे रखे थे सारे चुका दिया। ओबरॉय परिवार के कुछ पैसे बचे थे, जिसके लिए तुम्हारे पापा ने मित्तल ग्रुप ऑफ कंपनी में काम किया और वहां के चेयरपर्सन राघवेंद्र मित्तल ने उनकी काफी मदद की थी, लेकिन अचानक पूरा शिखर इंडस्ट्री मिट्टी में मिल गई और सब कुछ बर्बाद हो गया। हमने हमारा घर बेच दिया और बचे हुए सारे पैसे चुका दिए। फिर नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए हम लोग जुहू के पास एक छोटे से घर में रहने लगे। कुछ पैसे जमा करके तुम्हारे पापा ने बेकरी का काम शुरू किया, जो अच्छा चलने लगा। उस समय सोना महज 1 साल की थी और अब अचानक उनके भाई शेयर को मांग रहे हैं। सुधांशु और सोना हैरानी से नीरू की तरफ देख रहे थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी फैमिली ने क्या कुछ सफर किया है। सुधांशु को बस इतना पता था कि उनका पहले एक नूडल की शॉप थी, जो कि बंद हो गई है, लेकिन सच्चाई इतनी काली है उसे भी नहीं पता थी। सम्राट नीरू की पूरी बात सुनकर अपना सिर हिलाकर बोला, ठीक है,
आप जाकर पापा के साथ रहिए, उन्हें मैंने वीआईपी वार्ड में शिफ्ट करवा दिया है, बाकी मैं हैंडल कर लूंगा। नीरू सुधांशु की तरफ देखते हुए बोली, सुधांशु चलो। सुधांशु नीरू की बातों को अनसुना कर सम्राट के सामने जाकर बोला, आप लोगों के कारण हम लोगों की ये हालत है, सब कुछ आप लोगों ने किया हमारे साथ, लेकिन क्यों? सम्राट बिना किसी भाव के बोला, बिजनेस का मतलब समझते हो प्रॉफिट, और हर बिजनेसमैन वही इन्वेस्ट करता है जहां उससे प्रॉफिट मिलता हो। अगर तुम घाटे को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो तुम्हें बिजनेसमैन बनने का कोई हक नहीं है, और मुझसे बहस करने की कोशिश मत करो, क्योंकि उस वक्त चेयरपर्सन मैं नहीं मेरे दादाजी थे, और मेरे दादाजी कभी कोई गलत फैसला नहीं लेते। अधूरी बात सुनकर रिएक्ट करने वाले बेवकूफ होते हैं, और तुम बेवकूफी मेरे सामने करने की कोशिश मत करना, समझे? सुधांशु गुस्से में सम्राट को घूरते हुए बोला, पता है मुझे नफरत क्यों है अमीरों से, और खासकर ओबरॉय परिवार से, क्योंकि वहां के लोगों के दिल वाले जगह पर दिल नहीं है बल्कि पत्थर भरे हुए हैं। वैसे ही आपकी बहन थी और वैसे ही आप हो, जो मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। सम्राट अपनी आंखें छोटी करके बोला, अपनी जुबान पर लगाम दो वरना। सुधांशु गुस्से में बोला, वरना क्या करोगे? अच्छी खासी जो हमारी जिंदगी गुजर रही है उसे भी बद से बदतर बना दोगे आप लोग। नीरू सुधांशु के हाथ को पकड़कर बोली, सिद्धू तमीज से बात करो। सुधांशु नीरू की बात पर नाराजगी से बोला, किससे तमीज से बात करूंगा? इस इंसान से जिसने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी, और उसकी बहन ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हम पैदा नहीं हुए थे उससे पहले ही ओबरॉय परिवार हमेशा हम लोगों के ऊपर अपने धौंस जमाते हुए आए हैं, और आप कहती हो कि मैं अपने सवालों के जवाब भी ना मांगूं? क्यों नहीं मांगूंगा? सोना सुधांशु से बोली, सिद्धू पापा के पास जाओ। सुधांशु सोना की बात पर बोला, लेकिन दीदी। सोना शांत आवाज में बोली, सिद्धू मैंने कहा पापा के पास जाओ। सुधांशु गुस्से भरी नजर से सम्राट को घूरने के बाद नीरू के साथ वहां से बाहर चला जाता है। सम्राट सोना को कोई भी एक्सक्यूज नहीं देता, बस वहां से जाने लगता है, जिस पर सोना कहती है, आप मुझे समझाना नहीं चाहोगे? सम्राट के कदम रुक जाते हैं। सम्राट बिना सोना की तरफ देखे कहता है, तुम्हें कोई एक्सक्यूज नहीं देना चाहता, क्योंकि मुझे पता है मैं यहाँ गलत नहीं हूँ। सोना सम्राट के सामने जाकर बोली, आप गलत नहीं हो मान लेती हूँ, लेकिन आपके दादाजी ने जो किया, क्या वो सही था? अगर कोई इंसान दिक्कत में है तो। सम्राट सोना के बात को बीच में काटकर बोला, सोना बिजनेस का रूल ही यही होता है, अगर तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन बाद में जाकर खराब हो सकती है तो तुम्हें पहले से उसके लिए तैयार होना चाहिए। बाद में सिर पकड़कर रोने से कुछ नहीं होता, और अगर तुम फाइनेंशियल लॉस को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो तुम्हें इस लाइन में आना ही नहीं चाहिए था। सोना अपना सिर हिलाते हुए बोली, आप कभी नहीं बदल सकते, आप वही सम्राट रहोगे जो अपनी बात का जिद्दी और घमंडी आदमी है। क्या इस असलियत के सामने आने के बाद कैसा रहेगा सोना और सम्राट का रिश्ता? क्या सुधांशु नफरत करने लगेगा सम्राट और ओबरॉय फैमिली से? अब आगे की कहानी को सुनने के लिए बने रहिए माय क्रूल डेविल हस्बैंड कहानी पर।